बाद ही जीत है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सारिਆਂ ਨੂੰ भाई। की हाल चाल जी? ਵਧੀਆ हो सारे? तंदुरुस्त हो? फैमिली ਵਧੀਆ जी एकदम? बच्चा कहना बहुत ਵਧੀਆ सर, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ की हाल चाल? ਆਪਾਂ एकदम ਵਧੀਆ जी। कई बच्चे सोच रहे हैं सर ने तो आज लाइव आना था, फिर ये प्रीमियर क्यों चला दिया? इसका एक रीज़न है, आज मेरे को लाइव ही आना था, बट हमारे यहाँ एक दो दिन से इलेक्ट्रिसिटी इशू हो रहा है। इवन कल भी एग्जीक्यूटिव वाला मेरा लाइव सेशन बीच में ही लास्ट में बंद हो गया, तो मैं रिस्क लेना नहीं चाहता था। ठीक है, एक दो दिन उसको सही होने में लगेंगे, उसके बाद मुझे लाइव सेशन ही आपके लेने हैं। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। आज जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उनमें से किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होगा, आपने कमेंट बॉक्स में डालना है जी। आप कमेंट बॉक्स में अपने सारे डाउट्स डालोगे, उसको मैं अगले सेशन से पहले लूँगा। अच्छा, आपको ना मैं शेड्यूल दिखाने जा रहा हूँ, और ये एक्सक्लूसिव सेशन जो होंगे वो सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चों के होंगे। हाँ, अगर कोई सीए फाइनल वाला बच्चा या सीए इंटर वाला बच्चा जिनको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी करनी है वो ये अटेंड कर सकते हैं, बट एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे इसको अटेंड नहीं करेंगे जी। ठीक है जी। अच्छा, इधर सुना ध्यान से। अब मैंने उस दिन भी कहा था कि सबसे पहले हम जीएसटी की प्रैक्टिस करेंगे जी। हम जीएसटी की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद जीएसटी के टेस्ट पेपर होंगे, फिर आने वाला टाइम जो होगा उसमें इनकम टैक्स और कस्टम की हम बातें करेंगे। अब किस किस दिन हमें कौन कौन से टॉपिक करने हैं, जितने बच्चे मेरे फैमिली के सामने बैठे हैं सर, अगर आप मेरे रेगुलर बैच वाले हो या अगर आप मेरे यूट्यूब फैमिली के मेंबर हो, आपने जीएसटी की रिवीजन और क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने मेरे साथ करनी है जी। अब जो चैप्टर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा ना, आपने क्या करना है, एक दिन पहले उसकी रिवीजन कर लेनी है। जैसे आज हमारा सेशन होगा, कल आपका ऑफ होगा, कल एग्जीक्यूटिव वालों का होगा, फिर परसों आपका होगा। तो इन 2 दिनों में ना आपने वो चैप्टर रिवाइज करने हैं जिसके हमें परसों क्वेश्चन करने हैं। और सही बता रहा हूँ सर, अगर रिवीजन करके आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर आप मेरे साथ करोगे ना, मैं आपको दिखा दूंगा जीएसटी अगर हमारा 60 नंबर का है तो 60 नंबर आने के भी चांसेस हैं। मेरा एक सपना है, मैं कई बार बोल चुका हूँ और इतनी बार बोल चुका हूँ कि बच्चा कह रहा है अब तो बोर हो चुके हैं सर, बट फिर भी बोलूँगा कि मेरा एक सपना है कि प्रोफेशनल की फैमिली का मेरा कोई बच्चा 90 मार्क्स लेके आए और वो सीए ना कर रहा हो। क्योंकि सर अगर सीए वाला बच्चा लेके आएगा ना, फिर तो वही बात हो रहेगी कि सीए कर रहा था इसलिए 90 मार्क्स आए हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी प्रोफेशनल की फैमिली का बच्चा अपने दम पे नंबर लेके आए और वाकई इंस्टीट्यूट भी प्राउड फील करे कि हमारा सीएस वाला बच्चा भी टैक्स में अच्छे नंबर ला सकते हैं। और मुझे आपको लाने हैं सर, मैं सही बता रहा हूँ, मैं पूरी जान लगा दूंगा, मैं पूरी जान लगा दूंगा दिसंबर के एग्जाम के लिए। बस आपने कुछ नहीं करना, डेली शाम को 1 घंटा आके बैठना है, भर भर के प्रैक्टिस करेंगे। कस्टम की भी करवा दूंगा, जीएसटी की भी करवा दूंगा, इनकम टैक्स की भी करवा दूंगा, सारी प्रैक्टिस करवा दूंगा। बस ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। इधर देखो ध्यान से, अब टाइम वेस्ट नहीं करते जी। अब जो भी हमारे पास 1 घंटा यहाँ पे है या जितना भी टाइम हमारे पास है, आओ जी एक बार इधर देखना ध्यान से। अब यहाँ पे ना ये शेड्यूल मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाला था जी, इसके बेस पे हम चलेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक 2 भी मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल चुका हूँ। 3 क्वेश्चन बैंक वैसे मैंने अपने रेगुलर बैच वाले बच्चों को दिए थे, बट क्वेश्चन बैंक 2 में काफ़ी सारे बच्चों को दिक्कत आती थी, तो क्वेश्चन बैंक 2 मैं यहाँ पे कंप्लीट करवा दूंगा। सारी यूट्यूब की फैमिली भी यहाँ पे देखेगी जी, ठीक है जी। और बाकी उसके अलावा एडिशनल क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा सर, जो सीए वाले क्वेश्चंस भी होंगे या इवन आईसीएसआई के पिछले 5 साल के पेपर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसकी प्रैक्टिस भी मैं करवा दूंगा, ठीक है जी। अब एक बार चेक करना शेड्यूल हमारा कैसे कैसे चलेगा जी। आज हमारी 21 तारीख है, तो आज हम 2 चैप्टर करेंगे, बेसिक और सप्लाई। इन दोनों चैप्टर में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको हम डिस्कस करके चलेंगे जी, ठीक है। अच्छा, अब सुना ध्यान से, ये क्वेश्चन बैंक 2 आपका है जी। रेगुलर बैच वाले बच्चे तो जानते हैं, जो यूट्यूब फैमिली वाले बच्चे हैं, अगर आपको नहीं मिला टेलीग्राम चैनल पे जाके पूरा क्वेश्चन बैंक आप डाउनलोड कर सकते हो, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो जी, ठीक है जी। अब इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं, बट वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि जो सिंपल क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस आप खुद भी कर सकते हो, उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो मुझे लगता है कि हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसमें आपको डाउट्स आने के चांसेस हैं, वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बाकी उसके अलावा भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा, वीडियो खत्म होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में डाल देना जी, ठीक है जी। एक बार फटाफट चेक करो जी। उसके बाद 23 तारीख परसों मुलाकात करेंगे, उसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कॉम्पोजिशन लेवी के। उसके बाद भी कॉम्पोजिशन लेवी, फिर आईटीसी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनमें मैंने 2 लेक्चर दिए हैं। वैल्यू के भी मैंने 2 लेक्चर दिए हैं। इट मीन्स ऐसे करते करते ना हमारी फाइनल रिवीजन जो होगी वो 16 नवंबर को हमारी जीएसटी की रिवीजन पूरी कंप्लीट हो जाएगी विद प्रैक्टिस।
फिर 18 तारीख को मैं जीएसटी के 2 टेस्ट लूंगा जी, जीएसटी के फुल टेस्ट होंगे, एक सुबह होगा और एक शाम को होगा, 2 कंप्लीट में टेस्ट लूंगा। इन दोनों टेस्ट को देने के बाद ना, सही बता रहा हूं, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि वाकई हमारा जीएसटी पूरा मजबूत हो गया जी। और कोई सिंगल पैसा आपको पे नहीं करना सर, टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री होगी, प्रैक्टिस सेशन भी बिल्कुल फ्री होंगे, बस आपने डेली 1 घंटा मुझे देना और आपने मुझे कुछ नहीं देना जी, ठीक है जी। उसके बाद इनकम टैक्स की रिवीजन हम 22 तारीख से स्टार्ट कर देंगे और उसका शेड्यूल क्या होगा 20 नवंबर को मैं बना के डाल दूंगा। और उसके बाद फिर दिसंबर तक, जब तक हमारे एग्जाम नहीं होंगे, हमारी इनकम टैक्स और कस्टम की रिवीजन चलेगी जी। तो अपना टारगेट लेके चलो कि आपने जीएसटी मेरे साथ ही कंप्लीट करना है, विद प्रैक्टिस आपने बढ़िया तरह से कंप्लीट करना है जी, ठीक है जी। स्टार्ट कर सकते हैं पक्का पक्का। आज से फिर हमारी, मैं कह रहा हूं अब दंगल होगा सर, अब दंगल होगा, अब बहुत हो गया। दिसंबर में एग्जाम निकालने हैं तो निकालने हैं और बहुत बढ़िया नंबर से निकालने हैं, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाने हैं जी, ठीक है जी। चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करते रही, इधर देखो ध्यान से। अब ये क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा, नहीं होगा टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर लो रही, ये क्वेश्चन बैंक आपके पास आ जाएगा। अब यहां पे ना इधर देखो, चैप्टर नंबर 1 हमारा है बेसिक्स ऑफ जीएसटी एंड बैकग्राउंड ऑफ जीएसटी। इसमें काफी सारे क्वेश्चन है, दोबारा बोल रहा हूं, सारे हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सारे हम क्वेश्चन नहीं समझेंगे, हम वही समझेंगे जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अच्छा अभी ना मैं यहाँ पे आपको ना लिखना नहीं बताऊंगा कि आपने प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, उसका कंप्लीट एक सेशन मैंने सोच रखे 3 घंटे का मैं लगाऊंगा, जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे करने हैं वो भी करके दिखा दूंगा, प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन कैसे करने हैं वो भी करके दिखा दूंगा। अभी हमारा काम क्या है कि क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन को समझना, उसका आंसर क्या निकल के आएगा वो आंसर देखना। प्रेजेंटेशन की पूरी कंप्लीट करा सकूंगा, उसमें आप प्रेजेंटेशन देख सकते हो जी, ठीक है पक्का पक्का। लो जी इधर देखना ध्यान से। अब क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ो जी, क्वेश्चन नंबर 1 तो सिंपल है, जीएसटी के बेनिफिट वो आप रीड कर लेना। अब यहां पे चेक करो क्वेश्चन नंबर 2 जी, आप भी ना इन क्वेश्चन को ना टिक मार्क करते रहना जी, जो मैं यहां पे करा रहा हूं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको कम से कम आपने 2 से 3 बार रिवाइज करना है। एक बार क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना जी, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हाउ ए पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज टैक्स साइमल्टेनियसली अंडर सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। वो ये कह रहे हैं एग्जांपल के साथ हमें समझाओ कि ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है जिसपे सीजीएसटी और एसजीएसटी साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ लग सकते हैं। सर आपने आप सोच के बताना, अगर ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर होता, तो ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन होगी जिसपे सीजीएसटी और एसजीएसटी एक साथ लगेंगे, दैट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई। याद करो मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि सप्लाई 2 तरह की होती है, इंट्रा हो गया, इंटर हो गया, इंटर पे लगेगा आईजीएसटी, इंट्रा पे लगेगा सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी। तो मैं कुछ नहीं करना, पहले हमें यह बताना है कि ऐसी ट्रांजैक्शन साइमल्टेनियसली जो होगी उस ट्रांजैक्शन को बोलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई की डेफिनेशन आप लिख के आओगे, वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट में होंगे, सेम यूटी में होंगे, वो इंट्रा स्टेट सप्लाई बन जाएगी। एग्जाम्पल आप दे के आ जाओगे जी, एक एग्जाम्पल गुड्स का दे के आ जाना, एक एग्जाम्पल सर्विस का दे के आ जाना। सर एग्जाम्पल हम कैसे देंगे, आप एग्जाम्पल ऐसे दोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला एक पर्सन मैन्युफैक्चरर है, मान लो वो यूपी से बिलोंग करता है और वो सेम स्टेट में ही सामान बेच रहा है, यूपी में ही सामान बेच रहा है, तो क्या लगेगा सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी। आप सर्विस वाला एग्जाम्पल कैसे दोगे, आप बोलोगे एडवोकेट है, एडवोकेट मान लो फॉर एग्जाम्पल दिल्ली का है, पंजाब का है, हरियाणा का है और वो कंसल्टेंसी की सर्विस भी सेम स्टेट में दे रहा है, तो क्या लगेगा सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी। इन 2 एग्जाम्पल के साथ आपको आंसर लिख के आना है, आपको 5 में से 5 नंबर मिलेंगे। अब ये कई नालायक बच्चे हैं, पता क्या सोच रहे हैं, कह रहे भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर नहीं आते, सर की बातों में मत आ जाइए, मैं आपको दिखा दूंगा आपके पिछले 5 साल के एग्जाम में ही ये वाला क्वेश्चन बना हुआ है। सर आप पेपर बनाने वाले नहीं हो, जिस दिन एग्जामिनर का दिमाग घूम गया वो क्वेश्चन कहां से बनाएगा आपको भी नहीं पता। हमारा काम क्या है, 100% प्रैक्टिस करके जाना, 100% रिवीजन करके जाना जी, ठीक है जी। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का। अब सारी बातें यहाँ पे वही लिखी हुई हैं, इन्होंने एग्जाम्पल एक गुड्स का दिया है जी और सेकंड एग्जाम्पल इन्होंने सर्विस वाला दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आंसर दिया हुआ है। देखो 5 नंबर में कितना बड़ा क्वेश्चन किया इन्होंने। तो एग्जाम्पल आपको भी कोट करके आने हैं, बट ये बात ध्यान देना कि साइमल्टेनियसली कहां पे लगेगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई में लगेगा, इंटर स्टेट सप्लाई में आईजीएसटी लगता है जी, ठीक है जी। उसके बाद आओ जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, इसको टिक मार्क कर लेना आपने उसमें। Why was the need of amend the Constitution of India before introducing GST? ये तो क्लास के अंदर हमने 2nd या 3rd क्लास में कर लिया था कि इंडिया के संविधान को क्यों चेंज करना पड़ा जीएसटी को लेकर आने के लिए। मुझे फटाफट से बोल दो जी, ऐसे क्या रीजन थे कि इंडिया के संविधान को चेंज करना पड़ा जी। आपको मैंने कहा था कि जब संविधान, जो पहले वाला संविधान था, उसमें ऐसा कोई भी आर्टिकल नहीं था जो जीएसटी बनाने की पावर दोनों गवर्नमेंट को दे। याद करो मैंने क्लास में कहा था कि जीएसटी लेकर आना है तो क्या होना चाहिए कि दोनों गवर्नमेंट के पास पावर होनी चाहिए।
आर्टिकल 245 में क्या लिखा था, एक्सटेंट ऑफ लॉस, 246 में सब्जेक्ट मैटर, और मेरी पूरी फैमिली जानती है लिस्ट 1 में पार्लियामेंट लॉ बनाती है, लिस्ट 2 में स्टेट असेंबली, लिस्ट 3 में बनाते तो दोनों हैं बट एज पर आर्टिकल 254 पार्लियामेंट प्रीवेल करेगी। अब सोच के मुझे बोलना सर ऐसी कोई भी लिस्ट नहीं है जहां पे ये लिखा हो कि दोनों को बराबर पावर है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, इसलिए हमें संविधान अमेंड करना पड़ेगा। और याद करो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 122 हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 101 लेकर आए, और मेरी पूरी फैमिली को याद होगा 8 सितंबर 2016 को हमारा एक्ट पास हो गया था जी। और जीएसटी की कहानी किस आर्टिकल से लिखी गई, आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल ए। तो ये सारे रीजन हैं कि जिस वजह से गवर्नमेंट ने संविधान चेंज किया, ठीक है। तो देखो वही बातें यहाँ पे लिखी हैं, देखो 101 अमेंडमेंट एक्ट लिखा हुआ है, ये एम्पावर देता है दोनों को ही जीएसटी को लॉ बनाने की, और हमें ऐसा ही आर्टिकल चाहिए था 246 ए जो दोनों को ही बराबर पावर दे जीएसटी का लॉ बनाने की, इसलिए हमें संविधान चेंज करना पड़ा जी, ठीक है। तो आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन भी बन सकता है, ये बात ध्यान दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, आगे बढ़े पक्का पक्का, अगले क्वेश्चन पे आओ जी। अच्छा कोई भी डाउट हो ना आप बीच में मत पूछना जी, कोई भी डाउट हो बीच में मत पूछना, सिर्फ क्वेश्चन सुनते रहो, आंसर सुनते रहो। आप एक बार घर जाके इसको रीड कर सकते हो, कोई भी डाउट होगा इस वीडियो के खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में डाल देना, ताकि मैं आराम से पढ़ के अगले सेशन से पहले आपके रिप्लाई कर दूं जी, ठीक है जी। आओ जी क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखो जी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट। बताओ जी, वो कह रहे हैं जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, और इस स्टेटमेंट की वैलिडिटी बताओ, क्या ये स्टेटमेंट वैलिड है या नहीं है। बिल्कुल वैलिड है जी। याद करो मैंने क्लास में कहा था कि आपके दो प्रिंसिपल होते हैं, एक तो ओरिजिन बेस और एक डेस्टिनेशन बेस जी। ओरिजिन बेस का मतलब क्या है कि ऐसा टैक्स जिसका रिवेन्यू उस कंट्री को मिलेगा या उस स्टेट को मिलेगा जहां से वो सामान चलेगा, और अगर कोई भी टैक्स डेस्टिनेशन प्रिंसिपल के ऊपर बेस होगा उसका रिवेन्यू उस गवर्नमेंट को मिलेगा जहां पे वो गुड्स कंज्यूम होगा। मेरा पूरी फैमिली से क्वेश्चन है कि जीएसटी जो है वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर है, डेस्टिनेशन प्रिंसिपल के ऊपर। तो मुझे फटाफट से बोल दो, आर इंडिया में क्या कोई भी टैक्स ओरिजिन प्रिंसिपल बेस वाला था? आंसर इज नो। पहले था सीएसटी। सर जब जीएसटी इंडिया में नहीं था ना, उससे पहले एक सीएसटी था, सेंट्रल सेल टैक्स, वो ओरिजिन बेस्ड टैक्स था। बट अब जो इंडिया में जीएसटी है वो कौन सा है, डेस्टिनेशन बेस है, जहां पे गुड्स कंज्यूम करोगे, जिस स्टेट में गुड्स कंज्यूम होगा उस गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा। बस ये बात ध्यान दो जी, ठीक है जी। तो स्टेटमेंट बिल्कुल वैलिड है जी। और जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ, जीएसटी इज नोन एज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सिंस, रीजन बता रहे हैं, द टैक्स वुड एक्रू टू टैक्सिंग अथॉरिटी विच हैज जुडिशन ओवर द प्लेस ऑफ कंजम्पशन विच इज ऑल्सो टर्म एज प्लेस ऑफ सप्लाई। तो भैया सिंपल सी भाषा में बस ये निकल के आ रहा है। आपको मैंने पहले भी कहा था कि जीएसटी में किसी भी स्टेट की तरक्की, और मेरे अदरक कलर के बच्चे, मेरे भिंडी कलर के बच्चे बोल दो। अच्छा कई रेगुलर बैच वाले बच्चे देखो सामने बैठे हैं, तनुषी, आयुष, आकांक्षा, प्रिया, समृद्धि, इतने सारे बच्चे यार मेरे सामने बैठे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। पता है, सीधो के बैठो, पहले सीधो, हंसने की बात नहीं है, सीधो के बैठो बिल्कुल फटाफट से। हाँ वेरी गुड। अब मुझे फटाफट से बताओ जी, याद करो मैंने क्लास में एक लाइन आपको लिखवाई थी कि जीएसटी में, बोलो 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 बोलो, जीएसटी में किसी भी स्टेट की तरक्की उस बात पर निर्भर नहीं करती कि वहां पे कमाने वाले लोग कितने हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि वहां पे खाने वाले लोग कितने हैं। तो जीएसटी इज ए कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, बस ये आपको लिख के आना है जी, ठीक है जी। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे इन्होंने लिख के दी हुई हैं, और एग्जाम्पल भी इन्होंने दे दिया कि अगर मान लो दिल्ली से हरियाणा में सामान जा रहा है, हरियाणा में कंज्यूम हो रहा है, तो हरियाणा की गवर्नमेंट को रिवेन्यू मिलेगा, ना कि दिल्ली की गवर्नमेंट को रिवेन्यू मिलेगा जी। ओके है जी, डन है, पक्का पक्का, आगे बढ़े। यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 को मार्क कर लो जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम में इस बार मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इस क्वेश्चन के आने के पूरे चांस हैं, अगर बेसिक में से क्वेश्चन बना तो। एक बार क्वेश्चन पढ़ना, क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं डिस्कस द लेविएबिलिटी ऑफ जीएसटी और अदरवाइज ऑन दी फॉलोइंग। मतलब नीचे दी गई आइटम पे आपको जीएसटी की लेविएबिलिटी बतानी है जी, कि जीएसटी लेवी होगा तो कब होगा, कैसे होगा, चलो देखते हैं। पहला कह रहे हैं अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मेरी पूरी फैमिली का हर बच्चा मुझे आंसर देगा। हेलो इधर देखो, ध्यान से मेरी तरफ देखो जी, मेरी पूरी फैमिली का हर बच्चा मुझे आंसर देगा, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे क्या जीएसटी एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो। सर पूरे विश्व में आपसे बड़ा कोई मां ज्ञानी नहीं है। याद करो आर्टिकल नंबर 366(12)(a) की जीएसटी गुड्स और सर्विस की सप्लाई पे लगेगा, बट अल्कोहलिक लीकर की सप्लाई पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा आप में से कोई बच्चा मुझे बताएगा, आप में से कोई बच्चा बताना चाहता हूं, ओमकार,
ओमकार आप मुझे बताओगे कि क्या अल्कोहलिक लिकर पे मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा या जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा? जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है जी। तो जीएसटी की बातें यहां पे नहीं होंगी। अच्छा, उसके बाद पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, इस पे भी जीएसटी अभी एप्लीकेबल नहीं होगा। बट यस, एप्लीकेबल हो सकता है जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी, उस दिन के बाद से जीएसटी लगना स्टार्ट हो जाएगा। दे दो यार आंसर मुझे फटाफट से दे दो। अब याद करो, मैंने एक लाइन आपको लिखवाई थी कि लीकर पे जीएसटी अभी नहीं कभी नहीं। मेरे पीछे बोलो फटाफट से, लीकर पे जीएसटी अभी नहीं कभी नहीं, पेट्रोल पे जीएसटी अभी नहीं, बट बाद में एप्लीकेबल हो जाएगा जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी, उस दिन से पेट्रोल पे जीएसटी लगना स्टार्ट हो जाएगा जी। और मैं भी अगर आपको बताओ, अभी जो लास्ट जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है उसमें पेट्रोल पे मुद्दा छिड़ा था कि यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल कर दो, बट वो कंक्लूजन नहीं निकला। अभी तक पेट्रोल पे जीएसटी नहीं है, बट जिस दिन से पेट्रोल पे जीएसटी लग जाएगा उस दिन से ये जीएसटी के दायरे में कवर हो जाएगा जी, ठीक है। बट लीकर पे जीएसटी कभी एप्लीकेबल नहीं हो सकता, रीजन भी क्योंकि वो संविधान से ही बाहर निकाल दी। उसके बाद जी टबैको, टबैको फटाफट से बोल दो रही, टबैको पे क्या जीएसटी एप्लीकेबल है? आंसर इज यस। बट याद करो, मैंने क्लास में कहा था टबैको पे एक्साइज ड्यूटी भी एप्लीकेबल है सर, टबैको पे एक्साइज ड्यूटी भी एप्लीकेबल है, देयर इज डबल टैक्सेशन। और आपको मैंने क्लास में कहा था ना, और आप कहीं भी जाओ आज, आप मतलब आप कभी देखना बाहर जो रिक्शा चला रहे होते हैं भैया, पता क्या कहते हैं? जब भी वो रिक्शा चलाने लगते हैं ना, उनको पता है भाई कोई हैवी सवारी अब हमारे रिक्शे पे आ गई, तो उनको लगता है भाई हमारे बस का तो है नहीं रिक्शा चलाना। वो पता क्या करते हैं? आप कभी देखना सर, ऐसे करके 3-4 ताली मारते हैं, फिर ऐसे पता नहीं क्या करते हैं करके ऐसे भाई साहब अंदर घुसा लेते हैं और एक वाइट से कलर का चूना निकालते हैं और चूने को रगड़ते हैं। एक्चुअल में वो कुछ नहीं करते, अपने अंदर पावर लेके आ रहे होते हैं, नालायक होते हैं वो, ठीक है। तो गवर्नमेंट कह रही टबैको जो है ना, टबैको, तो उस टबैको पे एक्साइज ड्यूटी भी है और टबैको पे आज जीएसटी भी है, देयर इज डबल टैक्सेशन। और गवर्नमेंट ने जानबूझ के डबल टैक्सेशन लगाया जी, क्योंकि कुछ गुड्स ऐसे हैं जो जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुए, तो इट मींस वहां पे जीएसटी भी एप्लीकेबल गवर्नमेंट के लिए हो गया। मतलब कुछ टैक्स ऐसे हैं जो जीएसटी में भी आई नहीं है, कुछ टैक्स ऐसे हैं जो जीएसटी में सबस्यूम हो चुके हैं, और कुछ गुड्स ऐसे हैं जो भी जीएसटी में कवर नहीं है, कुछ गुड्स ऐसे हैं जो जीएसटी में कवर हो चुके हैं। तो टबैको जो है वो जीएसटी में कवर हो चुका है, बट एक्साइज के अंदर भी कवर है, तो देयर इज डबल टैक्सेशन। अगला देखो जी, ओपियम, इंडियन हेम्प, अदर नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड नारकोटिक्स, इस पर भी आज एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल होती है और इस पर जीएसटी भी एप्लीकेबल होता है, यहां पर भी डबल टैक्स लगता है जी। तो इतनी बात बस ध्यान देना, ये जो सी और डी पॉइंट है, यहां पे जीएसटी और एक्साइज दोनों की बातें होती हैं, और इन दोनों पर, ऊपर वाले दोनों पर जीएसटी की बातें नहीं होती। जो टैक्स होंगे वही एप्लीकेबल होंगे, बस ये बात ध्यान देना जी, ठीक है। अब एक बार देख लो जी, यहां पे अल्कोहलिक लीकर पे वो कह रहे हैं जी आउटसाइड, वो जीएसटी से बाहर है, बट उन्होंने क्या बोला? कंटिन्यू टू बी सब्जेक्ट टू स्टेट एक्साइज ड्यूटी, इंटर स्टेट पे सीएसटी, वैट, मतलब पुराने टैक्स जो होंगे वो एप्लीकेबल होंगे, बट जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। सेम बात इन्होंने पेट्रोलियम पे लिखी, भाई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी तब से एप्लीकेबल होगा, बट उस दिन तक जो पुराने टैक्स होंगे वो एप्लीकेबल इस पे होते रहेंगे, बस ये बात ध्यान दो। टबैको पे कह रही नहीं, टबैको जो है इज विद इन द परव्यू ऑफ जीएसटी, मतलब जीएसटी इसमें एप्लीकेबल होगा, बट इसमें एक्साइज भी एप्लीकेबल होगा, तो देयर इज डबल टैक्सेशन, ये बात ध्यान देना जी। उसके बाद ओपीएम पे, ओपीएम, इंडियन नारकोटिक्स, ड्रग्स आर विद इन द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी, और इस पे जीएसटी लगता है। हाउएवर स्टेट गवर्नमेंट हैव आल्सो रिटेन द पावर टू लेवी एक्साइज, मतलब देयर इज आल्सो डबल टैक्सेशन, मतलब एक्साइज ड्यूटी भी है और जीएसटी भी है, बस ये बात ध्यान देना जी। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस बार के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है जी, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से करके जाना जी, एक बार अच्छे से रीड कर लेना। अच्छा, प्रेजेंटेशन कैसे होगी आपको अभी के लिए बता दूं, सेम ऐसे होगी, क्योंकि जो ये आंसर हैं आपके आईसीएसआई के जो गाइडलाइंस आंसर हैं या आईसीएआई के जो गाइडलाइंस आंसर हैं उसके बेस पे बने हुए हैं। सेम प्रेजेंटेशन आपको करके आनी है, लैंग्वेज थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, बट प्रेजेंटेशन करने का तरीका जो होगा वो सेम होगा जी, ठीक है जी। आगे आओ जी क्वेश्चन नंबर 5 के बाद जी, क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 6 देखना जी, अंडर जीएसटी ओनली वैल्यू एडिशन इज टैक्स एंड बर्डन ऑफ टैक्स इज टू बी बोर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर एग्जामिन द स्टेटमेंट। वो ये बात कहना चाह रहे हैं भाई जीएसटी में क्या सिर्फ वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगता है, इस स्टेटमेंट को बताओ। और फिर वो कहना चाह रहे हैं कि जो बर्डन है क्या वो फाइनल कंज्यूमर पे, एग्जामिन द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को एग्जामिन करो। एक बात में सोच के बताना यार, याद करो मैंने क्लास में कहा था कि जीएसटी इज वैल्यू एडिड टैक्स, और अगर मेरी फैमिली का कोई बच्चा मेरे सामने बैठा हो, हाँ जी मिताली,
मिताली हो गया, नेहा हो गया, मैं कितने बच्चों के नाम लूं, मैं सारे नाम ही भूल गया हूँ बच्चा कह रहा है हद हो गई यार आपकी। अच्छा ऐसे बोल दूं, भिंडी हो गई, अदरक हो गई, आलू हो गया, और पटैटो हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गई, शलगम हो गया, इस कलर के बच्चे तो बोल दूं ना। चलो अब सुनना ध्यान से। अब सर एक बात मैं सोच के बताओ, जितने मेरे वेजिटेबल कलर के बच्चे सामने बैठे हैं, याद करो मैंने क्लास में जीएसटी इज वैल्यू एडिड टैक्स, इस लाइन को समझाने के लिए ही हमने क्लास में 10 से 12 एग्जाम्पल किए थे, और मैंने प्रूफ किया था कि जो ये लाइन है ना वो बिल्कुल सही लाइन है, कि जीएसटी जो हमें गवर्नमेंट को पे करना होगा वो ग्रोस वैल्यू पर पे नहीं करना, वैल्यू एडिशन पर पे करना है। अच्छा कोई इस लाइन को प्रूफ कर सकता है कैसे पे कर रहा है? याद करो मैंने कहा था इसको पे करने का जो तरीका है वो इसलिए है क्योंकि जो भी आप परचेज पर जीएसटी पे करके आते हो उसका आप आईटीसी क्लेम कर लेते हो। नहीं यार मेरी बात समझ है, याद करो मेरे बच्चे, जो आप परचेज पे जीएसटी पे करके आओगे, ये तो आपने एग्जीक्यूटिव के अंदर भी पढ़ा होगा कि जो भी आप परचेज पे जीएसटी पे करके आओगे उसका आईटीसी क्लेम कर लोगे, और जब आगे सेल करोगे उस पर जो जीएसटी चार्ज करके गवर्नमेंट को देने जाओगे, नेट बैलेंस होगा वो पे करोगे ना। अब सोच के बोलना, आपने आगे से जो चार्ज किया उसमें से आईटीसी माइनस कर लिया, तो जो बैलेंस आपने पे किया ना तो वो वही अमाउंट पर आपने पे किया होगा जो आपने वैल्यू ऐड की होगी। इट मींस जीएसटी इज वैल्यू एडिड टैक्स। इसका मतलब जितनी वैल्यू एडिड की होगी उसी वैल्यू पर गवर्नमेंट कह रही है हमें टैक्स पे करना है, उससे ज्यादा वैल्यू पर हमें टैक्स नहीं चाहिए। तो साहब सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि जो आपने सामान परचेज किया उस पर जो आपने टैक्स पे किया उसका आईटीसी क्लेम कर लो, आप सामान आगे बेचोगे उस पर जो जीएसटी चार्ज करोगे जब वो देने जाओगे आईटीसी माइनस करने के बाद बैलेंस हमें पे कर देना। ये सारी बातें निकल के आ रही हैं। और ऑब्वियस सी बात है बर्डन किसके ऊपर आएगा? फाइनल कंज्यूमर। रीजन, रीजन बोलो फटाफट से। हेलो इधर देखो ध्यान से, रीजन बोलो। फाइनल कंज्यूमर पर बर्डन क्यों आएगा? क्योंकि वो आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा। सर क्योंकि वो तो अनरजिस्टर्ड होगा ना, और अगर फाइनल कंज्यूमर आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है सारा बर्डन जो होगा वो कंज्यूमर की जेब पे जाएगा। वो ये बात कहना चाह रहे हैं जी, ठीक है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि स्टेटमेंट बिल्कुल सच्ची है जी, कि जीएसटी जो है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, वैल्यू एडिड पर लगता है, आप उसका क्रेडिट ले लेते हो जो आपने पहले टैक्स पे की है, इसलिए जो हम टैक्स पे करते हैं वैल्यू एडिड पर ही पे करते हैं जी, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 मैं स्किप कर रहा हूँ जी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक बार आप रीड कर सकते हो। 8 पे स्किप कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल है, आप रीड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 आर्टिकल नंबर 269 कैपिटल है, आईजीएसटी के अपॉर्चनमेंट कैसे करेंगे इसको आप रीड कर लेना जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है, डिस्कस आर्टिकल 246A विच ग्रांट द पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी। दैट इज इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये आपके एग्जाम के अंदर बन सकता है। सर याद करो जीएसटी की कहानी जो है मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल ए से लिखी गई है, और क्या मेरी फैमिली का सिंगल बच्चा भी इंटेलिजेंट है जो ये बता दे कि आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल ए के टोटल मिला के 2 क्लोज थे, एक तो क्लोज नंबर 1 और एक क्लोज नंबर 2। सर क्लोज नंबर 1 में क्या लिखा था कि अगर आपकी इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो जीएसटी बनाने की पावर दोनों के पास है, नहीं यार ये बात समझ में, और अगर इंटर स्टेट सप्लाई होगी तो जीएसटी बनाने की पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास होगी। उसके बाद कुछ गुड्स ऐसे होंगे जिसपे जीएसटी अभी एप्लीकेबल नहीं होगा, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, उस पे जीएसटी उस दिन से एप्लीकेबल होगा जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर देगी। ये सारी बातें आर्टिकल 246A के अंदर लिखी हुई थी, तो आप चेक कर लो। देखो यही सारी बातें लिखी हैं कि भैया जीएसटी का बनाने की पावर जितनी पावर पार्लियामेंट को है उतनी ही स्टेट को है, बट पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव पावर है इंटर स्टेट सप्लाई पे लॉ बनाने की, और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे अभी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी तब से जीएसटी लगेगा। देखो सारी बातें वही लिखी है 246A वाली जी, ठीक है। अब बच्चा कह रहा है सर ऐसे तो हमें समझ में आ जाता है बट लिखा नहीं जाता। सर वो लिखने की प्रैक्टिस तो देखो करनी पड़ेगी, जब मैं टेस्ट पेपर लूंगा उसमें प्रैक्टिस करोगे, नहीं तो डेली आधा पौना घंटा रूटीन बना लो कि मुझे चाहे देख के लिखना है चाहे अपने आप लिखना है, लिख के जरूर देखना है। सही बता रहा हूं सर, आपको पेपर सारा आता होगा, अगर वहां पे हाथ रुक गया ना सारा काम खराब हो जाएगा। तो कम से कम डेली आधा घंटा दे दो, चाहे मैं कह रहा हूं देख के लिखो चाहे बिना देख के लिखो, बट लिख के जरूर देखना है, क्योंकि जितनी स्पीड आपकी ज्यादा होगी उतना पेपर आपका पूरा होगा जी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है जी, आर्टिकल नंबर 246A। अब फाइनली चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया जी। बिल्कुल बेसिक चैप्टर था, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। इवन अगर आपने स्टार्टिंग की एग्जीक्यूटिव की भी अगर क्लासेस की होंगी तो भी चैप्टर नंबर 1 में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए जी, ठीक है। अब आ जाओ जी चैप्टर नंबर 2 जो है ये है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 सप्लाई का जी। अब इसके क्वेश्चन देखना जी, कितने मजेदार क्वेश्चन है जी, पढ़ने के अंदर मजा आएगा और कमाल हो जाएगी जी। और ये चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कंफर्म इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं जी।
अब जो मैंने क्वेश्चन टिक मार्क किए हुए हैं उसको हम यहाँ पे करेंगे, बाकी आप एक बार रीड कर लोगे, उसमें कोई डाउट होगे मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना चाहिए। इधर सुनो ध्यान से, आओ जी अब सप्लाई का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 देखो जी, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ए सत्यमेव प्रिंटर। ऐसा करो पहले बातें कर लो। कई बच्चे चैट बॉक्स में लगे हुए हैं ना, वो पढ़ने के लिए नहीं आए सर, वो बातें करने के लिए आए। कह रहे भाई क्या चल रहा है आजकल? मेरा तो कुछ नहीं चल रहा भाई, यार मैं तो यार हो नहीं पाया इस बार क्लियर, यार मेरे को समझ नहीं आ रहा, अगली बार भी होगा नहीं होगा। ये बातें चल रही हैं आपस में, यहाँ पढ़ाई चल रही है। सर 2 महीने बचे हैं, आपको पता है ना, आप अपने करियर से खेल रहे हो। 2 महीने बचे हैं सिर्फ आपके पास, और अगर आपके दिमाग में है कि मुझे प्रोफेशनल निकालना है, और इस बार आप ये समझ के बैठ जाओ कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जितने बच्चे मेरे सामने बैठे, मैं डरा नहीं रहा, ये दिमाग में डाल लो, कंपटीशन ज्यादा है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने ऑप्ट आउट किया था, वो सारे दिसंबर में एग्जाम देंगे, और जिनके दिसंबर में वो भी दिसंबर में एग्जाम देंगे। तो आपकी तैयारी अगर उस लेवल की होगी ना, तब एग्जाम क्लियर होंगे, ये बात ध्यान देना। तो मजाक मत करना बिल्कुल भी। आपका करियर है, डिग्री आपको यही देगा, और इसी डिग्री से हमने आगे जीना, ये बात ध्यान देना चाहिए। इधर देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ जी। सत्यमेव प्रिंटर है इज ए प्रिंटिंग हाउस रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, ठीक है। It receive an order of printing 5,000 copy of a book on yoga and meditation authored by a well-known yoga guru, ठीक है जी। The content of the book is to provided by the yoga guru to सत्यमेव printer, मतलब योगा गुरु ने कंटेंट दिया उसको, भाई क्या इस पे आपको प्रिंट करना है, ठीक है। It is agreed the सत्यमेव printer will use its own paper to print the said book। नॉर्मली ऐसा ही होता है, अगर मैं अपनी बुक प्रिंट करवाने के लिए देता हूं, अगर उसने बोला कि सर 50 पैसे कॉपी है, तो ऑब्वियस बात उसमें प्रिंटिंग भी है और पेज भी है। सर अगर मेरी बुक प्रिंट हो रही है, मेरी 50 पैसे कॉपी है, तो प्रिंटिंग भी है और उसके अंदर पेजेस भी उसके हैं, कंटेंट सिर्फ मेरा है, कंटेंट सिर्फ मेरा है। फिर क्या हुआ जी, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ प्रिंटेड बुक्स बाय सत्यमेव प्रिंटर, एज्यूमिंग दैट रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल ऑन प्रिंटिंग सर्विस इज 18%, और जो कागज जो है, जो पेपर जो है, उस पे रेट आपका 12% है। अब बताओ जी रेट एप्लीकेबल क्या होगा? सर एक बात मैंने सोच के बताना, एक बात मैंने सोच के बताओ। आज जितनी प्रिंटिंग शॉप होती हैं, जितनी प्रिंटिंग शॉप होती हैं, अगर मेरी फैमिली में किसी सिंगल बच्चे ने आज तक कभी भी प्रिंट आउट निकलवाए हैं, सोच के बोला क्या पेपर आप घर से लेके जाते हो? नहीं यार बात समझ में। सर जब भी आप प्रिंट आउट निकलवाने के लिए जाते हो, तो क्या पेपर घर से लेके जाते हो? आंसर इज नो। आप क्या बोलते हो, भैया ये 100 पेज है, 100 पेज प्रिंट कर देना। तो आप बोलते हो 100 पेज प्रिंट कर देना, आपने कभी ध्यान नहीं दिया कि वो प्रिंट तो करता है, उसके पेपर भी होता है। अरे 90% प्रिंटिंग हाउस जो हैं, जब भी वो प्रिंटिंग करेंगे तो प्रिंटिंग तो करेंगे, साथ में पेपर भी उनका होगा। तो क्या ये सप्लाई कॉम्पोजिट सप्लाई है या नहीं है? सोच के बोलना, क्या ये सप्लाई कॉम्पोजिट सप्लाई है या नहीं है? 100% कॉम्पोजिट सप्लाई है। बट यहां पे क्या हुआ, प्रैक्टिकल लाइफ में आर्ग्यूमेंट हो गया जी। आर्ग्यूमेंट ये हुआ कि प्रिंटिंग शॉप वाले ने बोला जी कि पेपर पर जीएसटी कम है, 12% में 12% वहां लगूंगा, और प्रिंटिंग पे लगेगा 18%। भाई जो मैंने प्रिंटिंग के पैसे चार्ज किए उस पे लगा दूंगा 18, और जितने का पेपर लगा उस पे लगाऊंगा 12, मैं इस तरफ जीएसटी पे करूंगा। अब डिपार्टमेंट कह रहे हैं हेलो भैया, भाई तूने कॉम्पोजिट सप्लाई की डेफिनेशन नहीं पढ़ी क्या? अगर सप्लाई 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई है और बंडल नेचुरल है, और उसमें एक सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई है, तो वो सप्लाई कॉम्पोजिट सप्लाई में कवर होगी। और तेरी सप्लाई जो है वो कॉम्पोजिट है, और प्रिंसिपल सप्लाई तेरी प्रिंटिंग की है, क्योंकि लोग जब भी तेरे पास आते हैं वो ये कहते हैं कि बुक मेरी प्रिंट कर दो। वो कभी पेपर घर से लेके नहीं आते। ऑब्वियस सी बात है, वो एज्यूम करते हैं कि भैया प्रिंट करोगे तो पेपर भी आपका होगा। तो अगर ये सप्लाई कॉम्पोजिट सप्लाई है, तो इस पे प्रिंटिंग वाला रेट एप्लीकेबल होगा, इस पे बुक्स वाला रेट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सर इसने योगा गुरु से जो भी पैसे चार्ज किए होंगे, उस पूरी सप्लाई की वैल्यू पे फटाफट से बोल देना 18 और 12 अलग अलग रेट एप्लीकेबल करूं, या पूरी वैल्यू पे 18 एप्लीकेबल करूं? पूरी वैल्यू पे 18 एप्लीकेबल होगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बनने के पूरे पूरे चांस हैं। ठीक है, अब देखो इन्होंने आंसर में पहले कॉम्पोजिट सप्लाई की डेफिनेशन दी है, फिर एक गवर्नमेंट ने सर्कुलर इशू किया था 2017 में, उसके बारे में बताया सर्कुलर में, और फिर देखो वही सेक्शन नंबर 8 कि कॉम्पोजिट सप्लाई का टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, प्रिंसिपल सप्लाई में कवर करेंगे। और फाइनली आंसर यहां पे देख लो कि इस सप्लाई को हम कॉम्पोजिट सप्लाई मानेंगे, प्रिंसिपल सप्लाई हमारी प्रिंटिंग सर्विस है, इसलिए सारी सर्विस पर प्रिंटिंग सर्विस का रेट 18% एप्लीकेबल होगा। ये क्रक्स निकल के आ रहा है जी। अब बाकी ऊपर सारा प्रोविजन लिखा है, प्रोविजन आप लिख सकते हो जी। तो बस मेन ये बात ध्यान देना कि एग्जाम में, अच्छा एक बच्चा कहता है सर
अगर मान लो पेपर भी मैं लेके जा रहा हूं, वो सिर्फ प्रिंटिंग दे रहा है, फिर तो बात ही खत्म हो गई ना सर। अगर पेपर आपने कहीं से परचेज किया होगा तो पेपर वाले ने पेपर का रेट लगाया होगा और प्रिंटिंग वाले ने प्रिंटिंग का रेट लगाया होगा। बट अगर आपने बुक प्रिंटर से कंटेंट आपने दिया, वो प्रिंटिंग प्लस पेपर दे रहा है, दैट इज कंपोजिट सप्लाई, तो पूरी वैल्यू पर प्रिंटिंग वाला रेट एप्लीकेबल होगा। बस ये बात ध्यान दो। एक बच्चा कहता है सर यहां तो फिर हम टैक्स बचा सकते हैं ना, अगर हम पेपर बाहर से उसको लाके दे दें तो 12% जीएसटी लगेगा, प्रिंटिंग में 18 लगेगा, तो क्या जीएसटी बच नहीं जाएगा? जीएसटी तो बच जाएगा, बट प्रैक्टिकली कभी प्रिंटर ऐसा करते नहीं है सर। हाँ मैंने कहा ना 90% प्रिंटर दोनों साथ में ही देते हैं, 10% होते हैं ना खड़ूस लोग होते हैं, नालायक लोग होते हैं, नहीं नहीं मैं जीएसटी बचाऊंगा, पेपर बाहर से लेके आऊंगा, तो कई लोग ऐसे भी होते हैं। तो गवर्नमेंट कह रही है भैया फिर तो तुमने अलग अलग परचेज की है तो पेपर पे अलग पे कर दो, प्रिंटिंग पे अलग पे कर दो, बट अगर तुमने बुक प्रिंट करवाई है उसमें कंटेंट तुम्हारा है, बाकी सब उसका है, तो जो उसने आपको दिया दैट इज कंपोजिट सप्लाई, उसमें प्रिंटिंग वाला रेट एप्लीकेबल कर दो जी। अब एग्जाम में क्वेश्चन बन गया, कोई गलती तो नहीं करोगे? पक्का पक्का, और क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस है, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। लो जी फाइनली क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो जी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सप्लाई के चैप्टर का जी। सर क्वेश्चन बैंक 2 में ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए हैं, आपको वाकई करके मजा आ जाएगा जी, आपको वाकई लेवल फील होगा कि प्रोफेशनल का लेवल क्या है। एक बार क्वेश्चन नंबर 2 देखो जी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वो कह रहे हैं जी सुदामा एसोसिएट ए रजिस्टर्ड सप्लायर dispose the computer owned by the business without consideration and it has not claim input tax credit on such computer. Examine whether the disposal of computer by Sudama Associate qualify as deemed supply under Schedule 1. Answer is no, answer is no, answer is no. याद करो सर शेड्यूल 1 का पैरा 1, हेलो नहीं आ रहा ध्यान सर, शेड्यूल 1 फ्री वाले काम शेड्यूल 1 में सप्लाई बनते हैं। यार बोल दो यार, सामने सीधे होके बैठो, पहले सीधे होके बैठो बिल्कुल। एक बच्चा नालायक ऐसा अदरक कलर का बन के बैठ गया, ऐसे टेढ़ा होके बैठ गया। मतलब कई बच्चे तो कह रहे हैं सर भाई हम पढ़ रहे हैं सर, हमारा हो सके तो सर वो मसाज करने वाला भेज दो सर, हम बड़े थक चुके हैं। ऐसे नालायक बच्चे हैं, प्रोफेशनल में हो चुके हो आप, पता है एग्जीक्यूटिव का माहौल मत बनाओ सर। बट दिल तो बच्चों वाला होना चाहिए ना, हाँ दिल बच्चों वाला होना चाहिए, बट अभी पढ़ाई का टाइम होना चाहिए। इधर देखो ध्यान से, मुझे फटाफट से याद कराओ, शेड्यूल 1 में कितने पैरा थे? 4 पैरा थे। पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4। पैरा 1 में क्या था? परमानेंट ट्रांसफर बिजनेस एसेट आईटीसी अवेल्ड विदाउट कंसीडरेशन। तो भैया परमानेंट ट्रांसफर है, बिजनेस एसेट का है, विदाउट कंसीडरेशन है, बट आईटीसी अवेल नहीं है, इसलिए ये काम सप्लाई में कवर नहीं होगा, इसलिए मैंने यहां से बाहर निकाल दिया, ये काम सप्लाई में कवर नहीं होगा जी। डन है, पक्का पक्का। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, और आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्वेश्चन अगला जी, पृथ्वी एंटरप्राइज अपॉइंट चंपक to procure certain goods from the market. Champak identify various supplier who can provide the goods at desire by the Prithvi Enterprise and ask a supplier Satya manufacturer to send the goods and issue the invoice directly to the Prithvi Enterprise. You are required to determine whether Champak can be considered as an agent of Prithvi Enterprise in terms of Schedule 1 of the CGST Act. याद करो पैरा 3 में लिखा था प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल। तो ये बात कहना चाह रहे हैं क्या इस केस में प्रिंसिपल टू एजेंट वाला केस एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो सर, आंसर इज नो, आंसर इज नो। एजेंट नॉर्मली कौन होता है सर? एजेंट नॉर्मली होता है जो कमीशन खाता है जी। एजेंट नॉर्मली जो होगा जो आपके बिहाफ पर ही काम करेगा और आपसे कमीशन लेगा। एक बार क्वेश्चन दोबारा ध्यान से पढ़ लो, बहुत ध्यान से पढ़ना जी। एक बार क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखो, पृथ्वी एंटरप्राइज अपॉइंट चंपक किस लिए? सिर्फ टू प्रोक्योर सर्टेन गुड्स फ्रॉम द मार्केट। मतलब सिर्फ और सिर्फ चंपक को जो अपॉइंट किया है ना, वो सिर्फ आपने गुड्स को प्रोक्योर करने के लिए किया है और किसी पर्पस के लिए नहीं किया। और सर एजेंट क्या करते हैं? उसके बिहाफ पर गुड्स की सप्लाई करते हैं। तो अगर मान लो किसी ने मुझे अपॉइंट किया कि मेरा सामान प्रोक्योर कर लो, तो क्या मैं उसका एजेंट बन गया? आंसर इज नो ना। और अगर मैं एजेंट बनता फिर मैं शेड्यूल 1 के पैरा 3 में कवर हो जाता। तो गवर्नमेंट यही जानना चाह रही है कि क्या ये प्रिंसिपल एजेंट वाला केस है, और अगर है तो क्या वो सप्लाई बनेगा, आपको ये बताना है जी। अब एक बार आंसर देखना है ध्यान से। एज पर 7(1)(c) प्रिंसिपल टू एजेंट, एजेंट टू प्रिंसिपल, वही लिखा हुआ है शेड्यूल 1। अब यहां पे ध्यान रखना जी, इन द गिवन केस चंपक इज ओनली एक्टिंग एज द प्रोक्योरमेंट एजेंट and has in no way involved himself in the supply or receipt of goods. The invoice is being issued in the name of Prithvi Enterprise
एंड नोट चंपक, ऑब्वियस सी बात है इनवॉइस उसके नाम पे कट रहा है, हेंस चंपक इज नॉट एन एजेंट ऑफ पृथ्वी एंटरप्राइज ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन टर्म शेड्यूल 1 ऑफ द सीजीएसटी, मतलब वो एजेंट नहीं है, उस पे शेड्यूल 1 का पैरा 3 एप्लीकेबल नहीं होगा, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। तो ये दोनों क्वेश्चन ना, ये दोनों क्वेश्चन सर सीए फाइनल के एग्जाम में 5 नंबर के बने थे, ये दोनों क्वेश्चन 2.5 नंबर का ये बना, 2.5 नंबर का ये बना, तो क्या हमारे प्रोफेशनल के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन सकता? 100% बन सकता है जी, 100% सेम क्वेश्चन बन सकता है सर। आपसे मैंने क्या मांगा है? डेली 1 घंटा, बस 1 घंटा वैसे भी तो वेस्ट करते हो ना, कम से कम यहां पे आके बैठ जाओ। मैं कह रहा हूं सिर्फ सुनते रहो, सिर्फ सुनते रहो, क्या पता एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएं। प्रैक्टिस करनी है ना, प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा, टेंशन छोड़ दो जी, ठीक है जी। तो इन दोनों केस में कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ लेना, वैसे डाउट होना नहीं चाहिए। पहले वाला केस तो बिल्कुल सिंपल है और सेकंड केस भी सिंपल है, क्योंकि सेकंड केस में वो सिर्फ प्रोक्योरमेंट पर्पस के लिए है, तो उस पर्पस के होने से वो एजेंट में कवर नहीं होगा, और अगर एजेंट में कवर नहीं होगा तो शेड्यूल 1 की एप्लीकेबिलिटी भी नहीं आएगी जी, ठीक है जी। उसके बाद आओ जी, अब अगला क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर 3 जी। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ये भी इंपॉर्टेंट है जी। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे हैं जी, अजातश्रू इंडस्ट्री एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद एन एक्टर, मतलब एक इंडस्ट्री ने एक एक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया। उसने बोला जी, एक्टर का नाम है चंद्रगुप्ता, एक्टर का नाम है चंद्रगुप्ता, टू एक्ट एज ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय द अजातश्रू इंडस्ट्री, मतलब एक इंडस्ट्री है, कोई गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उसने एक पर्सन को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप मेरी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हो, ठीक है जी। द ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज 5 ईयर, ये कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का है, एंड द कॉन्ट्रैक्ट फी पेबल टू चंद्रगुप्ता फॉर बीइंग ए ब्रांड एम्बेसडर 50 लाख पर एनम, हर साल 50 लाख रुपए पर एनम की चंद्रगुप्ता को फीस पे की जाएगी उसके ब्रांड एम्बेसडर होने की। अच्छी बात है जी। एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, in case the contract is terminated by Chandragupta before the end of the contract, Chandragupta will have to repay to Ajastru Industry 50% of the contract fees received by him till the time of termination। मतलब अगर उसने 5 साल से पहले ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया कि नहीं 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 मैं तुम्हारी कंपनी में ब्रांड एम्बेसडर नहीं बन रहा जी, अगर 5 साल पहले ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो गवर्नमेंट के लिए उस केस में उसको एक पेनल्टी देनी पड़ेगी, जितना अमाउंट उसको अभी तक मिला उसका 50% उसे लौटाना पड़ेगा, यह बात ध्यान देना चाहिए। अच्छी बात है। एट द एंड ऑफ 3rd ईयर चंद्रगुप्ता कह रहा है जी, मैं अब तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, मैं टर्मिनेट कर रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट, और उसने उसको 3 साल किया और 3 साल तक की जो फीस थी उसका 50% जो है पे कर दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन वेदर द गिवन ट्रांजेक्शन क्वालिफाई एज सप्लाई, क्या ये ट्रांजेक्शन सप्लाई में कवर होगी या नहीं होगी, आपको भी ये बताना है जी। एक बात में सोच के बताओ, पहले तो जी एक बात में सोच के बताओ, अब अगर मान लो मेरा और आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है जी, आप एक इंडस्ट्री हो, बहुत ध्यान सुना जी, आप एक इंडस्ट्री हो जी, आप एक इंडस्ट्री हो, मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया एज ए ब्रांड एम्बेसडर, आपने मुझे 50 लाख रुपए साल के दिए, तो क्या ये काम करना सप्लाई में कवर होगा नहीं होगा? सर क्या ये काम सप्लाई में कवर होगा नहीं होगा? आंसर इज यस, 7(1) में सप्लाई बनेगा, क्योंकि जो भी काम कर रहा हूं विद कंसिडरेशन में इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में 7(1) में काम सप्लाई बन जाएगा। अब मुद्दा ये आ रहा है, ये काम सप्लाई तो बना, बट किसकी सप्लाई बना? भाई ये काम सप्लाई तो बन गया, बट किसकी सप्लाई बन गया? उसके लिए हमें शेड्यूल 2 के पास जाना पड़ेगा, और शेड्यूल 2 में पैरा 5 आपने पढ़ा था, और पैरा 5 का एक क्लोज आपने पढ़ा था, कोई काम करना, किसी को टोलरेट करना और नेगेटिव एक्ट, उसके बदले में अगर कोई कंसिडरेशन होगा तो वो सर्विस की सप्लाई में कवर होगा। ये पॉइंट आपका वहां पे कवर होगा जी। आपको मैं एक बार दिखाता हूं, देखो जी, देखो जी, प्लीज यार बातचीत मत करो, प्लीज बातचीत नहीं। देखो जी, एज पर सेक्शन 7(1)(a) सप्लाई इंक्लूड्स ऑल द फॉर्म्स ऑफ सप्लाई दिस फॉर ए कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इन गिवन केस चंद्रगुप्ता हैज एग्री टू प्रोवाइड हिज सर्विस एज ए ब्रांड एम्बेसडर विद कंसिडरेशन, तो ये काम सप्लाई में कवर हो गया जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फर्दर 7(1)(a) प्रोवाइड दैट व्हेन सर्टेन एक्टिविटी ट्रांजेक्शन constitute a supply in accordance with 7(1) they shall be treated either supply of goods or supply of service as per schedule 2। अच्छी बात है जी। अब वो कह रहे हैं, उसमें एक पॉइंट था, टोल रेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन विच इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस एज पर शेड्यूल 2। The person is deemed to have been received the consideration in the form of fine, penalty and is accordingly required to pay tax on the such amount. In the given case, since Ajastru Industry is tolerating the act of Chandragupta,
ऑफ टर्मिनेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड 50% of contract fee of for 3 year, that is 75 lakh, is being received by is as a penalty for the same. The act for tolerating non-performance of contract by Chandragupta by Adastro Industry is a supply of service where the consideration charged by supply 75 lakh, उसके बेस पे यहाँ पे GST एप्लीकेबल हो जाएगा. तो मतलब सिंपल सी बात आपको ये बतानी है. देखो यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं जी. जो चंद्रगुप्ता ने काम किया वो सर्विस बन गया जी, वो सप्लाई में कवर हो गया. उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हुआ तो उसको टोलरेट करने के लिए जो पेनल्टी उसने पे की है वो सर्विस की सप्लाई में कवर हो गया. बस ये बात ध्यान देना जी. बताओ इस क्वेश्चन 3 में कोई दिक्कत कोई परेशानी हो मुझे बताओ जी. कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था. दैट इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस है जी. और मैं दोबारा कह रहा हूं, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, आपने कमेंट बॉक्स में डाल देना जी. अगले सेशन से पहले मैं उसका रिप्लाई करूंगा जी. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अगले क्वेश्चन पे आओ जी. अब क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप स्किप कर सकते हो. स्किप का मतलब आप एक बार खुद ट्राई कर लेना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आ रही क्वेश्चन नंबर 5, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से पढ़ना जी. अंगद प्राइवेट लिमिटेड, ध्यान से, अंगद प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल एज एन इंसेंटिव. अंगद प्राइवेट लिमिटेड pays an amount of 75,000 to the employee upon achieving a specified sale target. The incentive is part of the salary of the employee and applicable TDS as per the relevant provision of Income Tax Act. Angad Private Limited is of the view that GST is not leviable on such incentive paid to the employee. Whether the view taken by Angad Private Limited is correct? Answer is yes. 100% आंसर इज यस. सर एक बात बताओ, एम्प्लॉई ने सेल टारगेट पूरा कर लिया और उसके एग्रीमेंट में ही लिखा हुआ था अगर वो सेल टारगेट पूरा करेगा उसको इंसेंटिव मिलेगा. और मे बी अगर आप में से किसी के रिलेटिव कोई जॉब कर रहे हैं, इधर देखो पहले ध्यान से, सीधे होके बैठो, बिल्कुल बिल्कुल सीधे होके बैठो, नालायक बिल्कुल सीधे होके बैठो. सर लेट की क्लास नहीं देखनी अभी, लेट की क्लास देखने का मजा नहीं आएगा. अगर मैं सीधे बैठा हूं आप भी सीधे होके बैठो, बिल्कुल फटाफट से बताओ मुझे. अगर आपके रिलेटिव में कोई भी एम्प्लॉई होंगे, याद करना, उनसे पूछना, नॉर्मली उनको ना बोनस मिलता है 1-2 साल के बाद, या हर कंपनी में टारगेट होते हैं और पहले से ही पता होता है कि अगर ये टारगेट अचीव करेंगे इंसेंटिव आपको मिलेंगे. अब जो इंसेंटिव मिल रहा है गवर्नमेंट ने क्या बोला, वो सैलरी की तरह ट्रीट होगा और उसका टीडीएस भी 192 में ही कटेगा. और अगर टीडीएस भी 192 में ही कटेगा तो भैया एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट में कोई भी काम करोगे वो तो नेगेटिव लिस्ट में कवर है, उस पर जीएसटी की बातें ही नहीं होंगी. तो इस पर कोई भी जीएसटी की बातें नहीं होंगी. अंगद का व्यू बिल्कुल सही है, अंगद बिल्कुल सही है जी. देखो जी, इंसेंटिव जो है यहां पे गवर्नमेंट कह रही है, देखो कहां गया, इज नॉट इन द नेचर ऑफ गिफ्ट तो है नहीं, यहां पे होगा इन द रिटर्न इन द लाइट जीएसटी इज नॉट लेवेबल. हाँ ये देखो शेड्यूल 3 दिखा ना, शेड्यूल 3 जो हमने 7.2 पढ़ा, शेड्यूल 3, सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉय इन द कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई अंडर जीएसटी. ना तो गुड्स की सप्लाई बनेगी और ना ही सर्विस की बनेगी. इस पे कोई भी जीएसटी की बातें नहीं होंगी, बस ये बात ध्यान देना चाहिए. ठीक है, तो ये छोटी सी केस स्टडी आपके एग्जाम के अंदर बन सकती है, ये बात ध्यान दो. आगे बढ़ सकते हैं, पक्का अगले क्वेश्चन पे आओ जी. अगला क्वेश्चन नंबर 6 है. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बच्चा कह रहा है भाई मैंने समझ नहीं आ रहा, हर क्वेश्चन है सर इंपॉर्टेंट कह रहे, हमें करने कौन कौन से हैं? करने मेरे बच्चे सारे हैं, सारे क्वेश्चन करने हैं. और रेगुलर बैच वाले बच्चे तो कान खोल के सुन लें, तीनों के तीनों क्वेश्चन बैंक करने हैं और 3-3 बार करने हैं. अगर आपका टारगेट अच्छे नंबर लेने का है, अगर वो 40, 45, 50 नंबर लेने का है तो फिर तो बातें खत्म कर दो, फिर तो मुझसे ही बात मत करो नालायक. अगर इतना पढ़ने के बाद अगर 40-50 का टारगेट होगा फिर तो हो गया काम जी. तीनों क्वेश्चन बैंक करने आपने और 3-3 बार करने. और जो मेरी यूट्यूब फैमिली के बच्चे हैं, क्वेश्चन बैंक 2 ये आपने कम से कम 2 से 3 बार करना है. और आईसीएसआई के जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा और आईसीए वाले जो क्वेश्चन कराऊंगा वो भी आपने करने हैं. ठीक है, बाकी आपने जहां से भी कोचिंग ली होगी, जो भी सेल्फ स्टडी आप कर रहे होगे, आपका कोई ना कोई मटेरियल क्वेश्चन का और होगा, आप उसको भी कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. बट ये वाला क्वेश्चन बैंक आपने कम से कम 2 से 3 बार करना है जी. अब ये क्वेश्चन 6 पे एक बार आना जी. अगर क्वेश्चन 6 आप ध्यान से पढ़ोगे ना, एक बार पढ़ूं आपके साथ, चलो पढ़ते हैं. क्वेश्चन 6 पढ़ते हैं जी, आराम से पढ़ते हैं. वो कह रहे हैं नंदेश्वर मैन्युफैक्चरर
send certain category of yarn for processing to the job worker. The job worker undertake the processing work on the yarn as per the requirement of Nandeshwar manufacturer. ठीक है जी. During the process the job worker use his own material also. अपना सामान भी उसने थोड़ा बहुत लगाया. The processed yarn is sold by Nandeshwar manufacturer directly from the job worker premise. मतलब उसकी premise से directly उसने बेच दिया. Balance quantity of yarn and the waste material is sent back by the job worker to the Nandeshwar manufacturer. The job worker is of the opinion that he is using his own material also in the processing. Hence, supply to Nandeshwar manufacturer is in the nature of supply of goods as well as supply of service. Do you agree with the opinion of job worker? Answer is no. मैं agree नहीं करता जी. सर मैं agree नहीं करता. एक बात मैंने सोच के बताओ यार, आप में से किस किस बच्चे ने कभी टेलर के पास जाके शर्ट सिलवाई है? यार आंसर नहीं दे रहे आप मुझे. आप में से किस किस बच्चे ने कभी टेलर के पास जाके शर्ट सिलवाई है? सबने सिलवाई है. ट्राउजर सूट कभी ना कभी सिलवाया होगा. अब क्या वो सिर्फ आपको सर्विस दे रहा है? सर उसमें धागा भी तो लगा रहा है. उसमें धागा भी तो लगा रहा है. वो धागा क्या है? धागा गुड्स ही तो है. सर जो थ्रेड है, जो धागा वो लगा रहा है, वो गुड्स ही तो है. अब वो जॉब वर्कर ये कहे कि मैं तो साथ में गुड्स की भी सप्लाई कर रहा हूं, तो मैं गुड्स की सप्लाई वाला जीएसटी लूंगा. गवर्नमेंट करी भाई साहब, जो आपने 1000 पे शर्ट सिलने के लिए है ना, वो टोटल आपने चार्ज किए हैं, तो थोड़ा वो सामान तो जॉब वर्कर अपना खुद लगाता ही है. तो इट डजंट मीन कि ये गुड्स की सप्लाई और सर्विस की सप्लाई बन गई. आपने जो भी काम किया, जो प्रोसेसिंग आपने की, उसके जो भी चार्जेस आपने लिए, याद करो शेड्यूल 2 का पैरा 3 कहता है सर्विस की सप्लाई बनेगा. सर मेरा बोल बोल के गलत थक गया. और आपका ऐसा है कि आप यहां पे आज मैया का जगराता दर्शन पाएंगे, आएगी शेरों वाली माता दर्शन पाएंगे. आप आंसर बिल्कुल भी नहीं दे रहे. ऐसा लग रहा है आप रिवीजन ही नहीं करके आए, बस यहां पे आके बैठ के चल क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही कर लेते हैं. याद करो नालायकों, शेड्यूल 2 का पैरा 3, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस, कोई भी ट्रीटमेंट और कोई भी प्रोसेस अगर जॉब वर्कर ने दूसरे के गुड्स पे किया तो वो सर्विस की सप्लाई ट्रीट होता है जी. याद करो हमने क्लास में किया था. तो भैया सिंपल सी बात है, ये सारा काम सर्विस की सप्लाई बनेगा. ये जॉब वर्कर बिल्कुल गलत कह रहा है, उसका ओपिनियन गलत है. अब यहाँ पे उन्होंने सारी बातें समझाई हैं, आप एक बार उसको रीड कर सकते हो जी. और वही सारी बातें लिखी हैं जो आपके शेड्यूल 2 के पैरा 3 में लिखी हुई हैं जी. ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हो मुझसे पूछ लेना जी. कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं. अब आगे आओ जी. 7 और 8 एक बार आपने पढ़ने हैं जी, बिल्कुल सिंपल है. क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ जी. क्वेश्चन नंबर 9 देखो जी. वो कह रहे हैं कृष्णदेव इज ए ट्रेडर बेस इन इंडिया. कृष्णदेव एक ट्रेडर है, ट्रेडर बेस इन इंडिया. अच्छी बात है. रामकृष्णा ब्रदर ऑफ कृष्णदेव. रामकृष्ण जो है वो कृष्णदेव का ब्रदर है. इज लोकेटेड इन चाइना, वो चाइना में रहता है. एंड इज ऑल्सो एंगेज इन बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ गुड्स. अच्छी बात है. कृष्णदेव प्लेस एन ऑर्डर विद रामकृष्णा फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्टेन गुड्स फ्रॉम द लोकल मार्केट इन चाइना. उसने अपने भाई को बोला कि यहां से सामान उठा के अपने पास रख ले, यहां से सामान उठा के अपने पास रख ले जी. चाइना में कोई दुकानदार था, उसने बोला वहां से सामान उठा के अपनी दुकान पर रख ले, जब मुझे मंगाना होगा मैं मंगा लूंगा. ठीक है. फिर बिफोर द शिपमेंट ऑफ द गुड्स फ्रॉम चाइना टू इंडिया, मतलब वहां से सामान आने से पहले क्या हुआ, कृष्णदेव सोल्ड सच गुड्स टू क्रिस्टेनियो ए ट्रेडर लोकेटेड इन ब्राजील. एक ब्राजील का ट्रेडर है, उसको यह सामान बेच दिया. नहीं आ रही बात समझ में? सर क्वेश्चन पढ़ते ही ना आपके दिमाग में हिट करना चाहिए कि शेड्यूल 2 का पैरा 7 आ गया. बच्चा कह रहा है सर आप झूठ मत बोलना, ये सारा कुछ आपको याद कैसे है? जैसे आप तुरंत बोल रहे हो शेड्यूल 2 का पैरा 7. कितनी बार मैं पढ़ाऊं टेक्स्ट? सर सारा दिन आपके डाउट्स हो गए, ये रिवीजन सेशन हो गए, क्वेश्चन पेपर हो गए, बैचेस हो गए, तो याद नहीं. अगर मुझे याद नहीं होगा फिर तो मेरे ऊपर लानत वाली बात है. आपको भी याद हो जाएगा, सही बता रहा हूं. अगर आप 4-5 बार रिवीजन करोगे ना, आप खुद हैरान हो जाओगे कि आपको सारा याद है. और कई बच्चों को भी याद भी होगा. जब मैंने बोला कि शेड्यूल 2 का पैरा 7, याद आ गया होगा एंटिटी टू एंटिटी. अब सोच के बोला चाइना क्या है? नॉन टैक्सेबल टेरिटरी. ब्राजील क्या है? नॉन टैक्सेबल टेरिटरी. अब अगर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में सामान जा रहा है बिना इंडिया में एंटर हुए, तो क्या वो काम गुड्स और सर्विस की सप्लाई बनेगा? आंसर इज नो. वो शेड्यूल 3 में कवर हो जाएगा. वही बात यहां पे पूछना चाह रहे हैं. वो कहना चाह रहे हैं आप बताओ इसकी टैक्सेबिलिटी, कमेंट करो ऑन द टैक्सेबिलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन कृष्णदेव एंड क्रिस्टेनियो अंडर जीएसटी इन इंडिया. क्या यहां पे जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा.
क्या लगेगा? नहीं लगेगा। क्या लगेगा? नहीं लगेगा। रीजन बीइंग शेड्यूल 3 में कवर है और पैरा 7 में कवर है जी। देख लो जी, एंटिटी टू एंटिटी, वही बात यहां पे लिखी है। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं जी आपके। उस बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लो जी। अब क्वेश्चन नंबर 10 भी वही है, शेड्यूल 3 वाला जी। एक बार क्वेश्चन नंबर 10 देखना। मोहनदास इंटरनेशनल एंटर्ड इनटू ए ट्रांजैक्शन फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम ए वेंडर लोकेटेड इन इटली। उसने एक ट्रांजैक्शन की बाहर से सामान मंगाने की, ठीक है। ड्यू टू फाइनेंशियल इशू मोहनदास इंटरनेशनल वाज नॉट इन ए सिचुएशन टू क्लियर द गुड्स फ्रॉम अपॉन पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। उसके बस का नहीं है वो ये सामान क्लियर करवा ले, उसके पास पेमेंट देने के पैसे ही नहीं है। फिर उसने क्या किया? मोहनदास ने क्या किया? इंटरनेशनल सोल्ड द गुड्स टू राधा कृष्णा एक्सपोर्ट हाउस बाय एंडोर्समेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स व्हाइल द गुड्स वर इन हाई सीज। द एग्रीमेंट फर्दर प्रोवाइडेड दैट मोहनदास इंटरनेशनल शेल परचेज बैक द गुड्स इन फ्रॉम द राधा कृष्णा एक्सपोर्ट हाउस। डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व अंडर जीएसटी लॉ। अब मुझे फटाफट से बता दो जी भैया, अगर मैंने गुड्स का टाइटल एंडोर्स कर दिया तो याद करो शेड्यूल 3 का पैरा 8 का क्लोज नंबर बी। हाय राम, शेड्यूल सर एक बार दोबारा बोला, एक बार दोबारा बोला। शेड्यूल 3 का पैरा 8 का क्लोज नंबर बी, क्योंकि क्लोज नंबर ए में था कि अगर वेयर हाउस में पड़ा हुआ सामान बेच दिया क्लियरेंस से पहले तो फिर तो 8A में आ गया। बट अगर गुड्स का टाइटल ट्रांसफर कर दिया, एंडोर्स कर दिया, तो वो 8B में कवर है। तो वो भी आपका ना तो गुड्स की सप्लाई बनेगा और ना ही सर्विस की सप्लाई बनेगा, उस पर कोई भी जीएसटी की बातें नहीं होंगी। एक बार पढ़ना जी। देखो ये शैल नॉट बी कंसीडर एज सप्लाई, उसलिए उस पर कोई भी जीएसटी की बातें नहीं होंगी। फर्दर इंपोर्ट ड्यूटी इंक्लूडिंग आईजीएसटी शैल बी पेबल बाय राधा कृष्णा एक्सपोर्ट हाउस एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस, क्योंकि वो तो पे करेगा ही करेगा। इन केस गुड्स आर सोल्ड बैक बाय राधा कृष्णा एक्सपोर्ट हाउस टू मोहनदास at a subsequent point of time the same shall be treated as normal domestic sale। तो उस केस में भैया जीएसटी का एप्लीकेबल हो जाएगा, वो तो सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मेन बात बस ये निकल के आ रही है, आपको मैंने पहले भी कहा था कि जो गुड्स क्लियर करेगा ना वही कस्टम ड्यूटी पे करेगा और वही जीएसटी पे करेगा। जहां जहां कस्टम चलेगा वहां वहां जीएसटी भी साथ साथ चलेगा, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का मेरे बच्चा, मेरा नॉन, मेरा भिंडी, मेरा अदरक, सीधे होके बैठो इधर देखो ध्यान से नहीं। आओ जी, अब ये क्वेश्चन नंबर 11 एक बार आप पढ़ लेना, बिल्कुल सिंपल है जी। कोई डाउट होगा मुझसे पूछ लेना। फाइनली अब मैं आ रहा हूं जी लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11, जिसको मैं बोलता हूं मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर मेरा बस चले, इंस्टीट्यूट अगर मुझे पेपर बनाने के लिए दे तो मैं एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर डालूंगा 8 नंबर के अंदर। बच्चा कह रहे शुक्र है भगवान का, इंस्टीट्यूट कभी मत देना वेक्स पेपर बनाने के लिए, बड़ा मुश्किल बनाएंगे। मुश्किल नहीं, लॉजिकल बनाऊंगा कि वाकई देख के मजा आ जाएगा। ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं सर, जो प्रैक्टिकल लाइफ में काम चलता है उसके बेस पे क्वेश्चन बनाऊंगा मैं। और ये क्वेश्चन मैं जरूर बनाता अगर मेरे पास पेपर बनाने के लिए आता। और कोई बड़ी बात नहीं, आपके एग्जाम में इस बार आपको देखने को मिल जाए। एक बार क्वेश्चन पढ़ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मिसिस काजल ए रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ जयपुर हैज मेड द फॉलोइंग सप्लाई इन द मंथ ऑफ जनवरी। उसने काफी सप्लाई की है। अब बताना ये कॉम्पोजिट सप्लाई है, मिक्स सप्लाई है। तो अगर कॉम्पोजिट है तो रेट कौन सा लगेगा, और अगर मिक्स है तो रेट कौन सा लगेगा। देखो जी, पहली सप्लाई की सप्लाई ऑफ लैपटॉप अलोंग विद लैपटॉप बैग टू ए कस्टमर ऑफ मुंबई फॉर 55,000 एक्सक्लूसिव जीएसटी। अपने आप बोल दो हेलो, इधर देखो ध्यान से। बस 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 खत्म 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 हो गया सर, खत्म, सेशन खत्म हो गया। बस लास्ट पॉइंट है जी, लैपटॉप प्लस लैपटॉप बैग क्या सप्लाई है? कॉम्पोजिट सप्लाई है, मिक्स सप्लाई है? कॉम्पोजिट सप्लाई है। तो रेट कौन सा लगेगा? प्रिंसिपल रेट कौन सा लगेगा? लैपटॉप वाला। इस पे रेट लग जाएगा जी लैपटॉप वाला। काम खत्म हो गया। आगे देखो जी, सप्लाई ऑफ 10,000 किट एट 50 ईच अमाउंटिंग ऑफ ₹2.5 लाख एक्सक्लूसिव जीएसटी। उसमें क्या है? टू राम फैंसी स्टोर इन कोटा राजस्थान। ईच किट कंसिस्ट 1 हेयर ऑयल, 1 ब्यूटी सोप और 1 हेयर कॉम। अपने बोल दो क्या ये सप्लाई कॉम्पोजिट सप्लाई है, मिक्स सप्लाई है? मिक्स सप्लाई है। और अगर सप्लाई मिक्स सप्लाई होगी, इनमें से जो भी हाईएस्ट रेट होगा ना पूरी सप्लाई पर, वो रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। सो सिंपल है, सो इजी है। बच्चा कह रहा है इसके रेट कहां दिए हुए हैं? ये सारे रेट देखो नीचे दिए हुए हैं जी, ये सारे देखो। लैपटॉप पे 18 है, लैपटॉप बैग पे 28 है, बट हम क्या लगाएंगे? 18 ही लगाएंगे, क्योंकि प्रिंसिपल सप्लाई लैपटॉप है, ठीक है। अब देखो हेयर ऑयल पे 18, ब्यूटी सोप पे 28, हेयर कॉम पे 12। बताओ हाईएस्ट रेट कौन सा है? बस 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 हो गया जी, खत्म हो गया। बस 5 मिनट की बात रह गई, फटाफट से बोलो इनमें से हाईएस्ट रेट कौन सा है? 28%। तो आपको मैं दिखाऊं, देखो इन्होंने यहाँ पे 28% लगाया होगा जी, 28% जी।
ठीक है, और वहां पे कितना लगाया जी, 18% लगाया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद देखो ये आगे हो रही क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 पे आओ। 100 किट हैं आर गिवन एज फ्री गिफ्ट टू जयपुर कस्टमर, ऑल अनरिलेटेड, ये अनरिलेटेड पर्सन है, ऑन द ओकेजन ऑफ मिसिस काजल बर्थडे। ईच किट कंसिस्ट ऑफ 1 हेयर ऑयल, 1 ब्यूटी सोप और 1 ब्यूटी सोप। Cost of each kit is 35. Input tax credit has not been taken on goods contained in the kit. मजा आ गया सर, मजा आ गया, फटाफट से बोल दो। अब अगर आपने, पहली बात तो बिजनेस की एसेट है बट आईटी से अवेल नहीं किया, और अगर आईटी से अवेल नहीं किया, आप शेड्यूल 1 के पैरा 1 से बाहर आ गए। अब मुझे आकांक्षा कहती सर आप कैसी कैसी बेकार की बातें कर रहे हो। अदिति बोल रही है आकांक्षा तू भी सही कह रही है, सर तो बेकार की बातें कर रहे हैं, क्योंकि सर ने हमें क्लास में कहा था सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो वो शेड्यूल 2 में कवर हो जाते हैं ना। मेरे बच्चे, मेरे भिंडी, मेरे अदरक कलर के बच्चे साफ साफ लिखे ऑल अनरिलेटेड, और अगर अनरिलेटेड पर्सन है ना तो शेड्यूल 2 लगा, सॉरी ना पैरा 2 लगा ना ही पैरा 1 लगा, पैरा 3 और 4 की तो बात ही नहीं है, तो ये काम सप्लाई में ही कवर नहीं हुआ, तो कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई तो छोड़ ही दो। भाई साहब सर सही में अब लग रहा है क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, कम से कम 2 बार पढ़ना पड़ेगा अगर आपको अच्छे नंबर लेने हैं, ये बात ध्यान देना चाहिए। तो ये आपका सप्लाई में ही कवर नहीं होगा, तो जीएसटी की बातें तो छोड़ ही दो, इस पे जीएसटी की बातें ही नहीं होंगी जी। अब जी लास्ट पॉइंट पे आओ फटाफट से। इवेंट मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू हर ब्रदर, ध्यान से नहीं, इवेंट मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड की जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट टू हर ब्रदर होली डिपेंडेंट ऑन हर फॉर हिज सन मैरिज फंक्शन इन इंदौर मध्य प्रदेश। कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सेट सर्विस इज 80,000, ठीक है। 14,000 चेयर, 100 कूलर हायर्ड आउट टू द फंक्शन गार्डन अजमेर राजस्थान फॉर 3,30,000 एक्सक्लूसिव जीएसटी इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द चेयर एंड कूलर फ्रॉम काजल गो डाउन एट जयपुर टू फंक्शन गार्डन अजमेर सिंस मिसिस काजल इज नॉट ए जीटीए ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडेड by her are exempt by wide notification this और आपको अब रेट दिया मुझे। बच्चा कह रहा है सर ये लास्ट वाला पॉइंट तो मेरे बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ा। अब मैं आपके पल्ले पढ़वाता हूँ जी, इसके अंदर क्या कहा गया, बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना। अब ध्यान से देखना जी क्या क्या गया, बस लास्ट क्वेश्चन है, सिर्फ 5 मिनट रुक जाओ, सिर्फ 5 मिनट रुक जाओ। मैं जानता हूँ आपको बड़ी दिक्कत होती है 1 घंटा बैठने में, बट बैठना तो पड़ेगा सर। अब माहौल बना लो सर, बस हर टीटीएस में आपने 1 घंटा आके बैठ जाना है, और आने वाले कुछ दिनों में मैं संडे को भी सेशन स्टार्ट कर दूंगा जी। एक बार देखो क्या लिखा है, इवेंट मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू हर ब्रदर होली डिपेंडेंट ऑन हर फॉर हिज सन मैरिज फंक्शन इन इंदौर मध्य प्रदेश। कॉस्ट प्रोवाइडिंग सेट सर्विस 80,000, ठीक है जी, ओके। 1400 चेयर एंड 100 कूलर हायर आउट टू फंक्शन गार्डन अजमेर राजस्थान फॉर 3,30,000 इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन द चेयर एंड कूलर फ्रॉम मिसिस काजल गोडाउन एट जयपुर। अब साथ में चेयर आ रहे हैं, कूलर है, साथ में ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है, ये तो कंपोजिट सप्लाई बन गई, ये कंपोजिट सप्लाई बन गई। बट वो कह रहे हैं सिंस द मिसिस काजल इज नॉट ए जीटीए ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय हर आर एग्जम्प्ट, वो जीटीए नहीं है इसलिए वो सर्विस एग्जम्प्ट है जी। अब यहां पे प्रॉब्लम पता क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसमें कुछ सप्लाई टैक्सेबल है, कुछ सप्लाई एग्जम्प्ट है, और अगर कुछ सप्लाई टैक्सेबल है, कुछ सप्लाई एग्जम्प्ट है, मेरी फैमिली का अगर जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, अगर डेफिनेशन ध्यान आ रही है कंपोजिट सप्लाई की सेक्शन 230 में, तो कंपोजिट सप्लाई में हम वही सप्लाई कवर करते हैं जो टैक्सेबल सप्लाई होती है। नहीं आ रही मेरी बात समझ में, एक बार जाके डेफिनेशन पढ़ लेना, उसमें लिखा है 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई। अब अगर एक सप्लाई एग्जम्प्ट है तो वो कंपोजिट सप्लाई में कवर ही नहीं हो सकती, और अगर कंपोजिट में कवर नहीं होगी तो फिर भैया जो उनके इंडिविजुअल रेट एप्लीकेबल होंगे फिर वही रेट एप्लीकेबल उनके ऊपर हो जाएंगे, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूं इसका आंसर। पहले तो देखो जी इसका आंसर देखो, पहला तो लैपटॉप प्लस लैपटॉप है कंपोजिट, अगला मिक्स सप्लाई हो गया, अगला एग्जम्प्ट हो गया, अगला देखना जी यहाँ पे पहले तो इवेंट मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडेड बाय फ्री ऑफ कॉस्ट, ये 80,000 जो ये है सर्विस टू रिलेटेड पर्सन, तो भैया इस पे तो जीएसटी लगेगा, ये तो हो गया 5% जी। इसमें ना पॉइंट नंबर 5 मिस हो गया, ये पॉइंट नंबर 5 आएगा। मैं वही कहूँ ये दोनों पॉइंट कंबाइन कैसे हो गए, ये पॉइंट नंबर 5 आएगा जी, ये दोनों पॉइंट कंबाइन हो गए। अब पॉइंट नंबर 5 में देखना जी, पॉइंट नंबर 5 में क्या लिखा है, चेयर्स एंड कूलर्स हायर आउट द फंक्शन गार्डन
transportation service provided by Mrs. Kajal are exempt. However, since chair and cooler are hired out along with their transportation, it is case of composite supply. अभी सुनो, एक मिनट रुक जाओ यार, बच्चा कह रहा है सर एक composite supply कह रहे हैं, आपने कहा composite नहीं है, रुक तो जाओ भी, रुक तो जाओ. उन्होंने बोला composite supply है, फिर बोल रहे हैं where the principal supply is hiring out of chair and cooler, accordingly transportation service will also be taxed at the rate applicable of renting of chair. मतलब कह रहे हैं प्रिंसिपल सप्लाई पर ना ट्रांसपोर्टेशन का रेट लगा दो. आपके दिमाग में डाउट क्या आ रहा है कि अभी मैंने कहा था कंपोजिट सप्लाई नहीं है, और आपको मैं दिखाता हूं. अब देखो इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा है जी, एज पर 230. अब आ रहे मेन सेक्शन. कंपोजिट सप्लाई मींस सप्लाई की बाय टैक्सेबल पर्सन रेसिपिएंट टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई. सिंस पॉइंट नंबर 5, सर्विस ऑफ हायरिंग आउट चेयर कूलर इज टैक्सेबल, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस एग्जम्प्ट. इट इज पॉसिबल टू टेक ए व्यू दैट इन नॉट ए केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई. और जो दो सर्विस हैं उनके इंडिपेंडेंट सर्विस की रेट एप्लीकेबल कर दो. तो ये आंसर लॉजिकल है, आपको ये वाला आंसर लिख के आना है जी. ठीक है जी. बट इसके दो व्यू लिखे हुए हैं इंस्टीट्यूट ने, बट ये वाला व्यू ही एज पर लो है सर. हम एज पर लो वाला आंसर ही लिख के आएंगे, बस ये बात ध्यान देना. क्योंकि सर देखो यहाँ पे दो सर्विस, तो ये वाली होगी चेयर और कूलर की रेंटिंग होगी, और तीसरी ट्रांसपोर्टेशन हो गई. वैसे साथ में ट्रांसपोर्टेशन मिलती है, कंपोजिट सप्लाई में आती है, बट अगर ट्रांसपोर्टेशन एग्जम्प्ट ना होती ना तो फिर तो कंपोजिट बन जाती, फिर मैं रेट लगा देता, फिर कोई दिक्कत नहीं थी. ट्रांसपोर्टेशन एग्जम्प्ट है इसलिए मैं कंपोजिट से बाहर निकाल रहा हूं, और फिर जो उनके इंडिपेंडेंट केस होंगे उनके ऊपर टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएंगे जी. ठीक है. अब बताओ ये क्वेश्चन बढ़िया था या नहीं था? मजा आ गया सर, सही बता रहा हूं, नज़ारे आ गए. तो फाइनली अब जाके चैप्टर नंबर 2 हमारा खत्म हो जाता है. अब अगली क्लास का आपका टारगेट है जी कॉम्पोजिशन लेवी. ये चैप्टर आपने अच्छे से रिवाइज करके आना है, क्योंकि इसमें से पक्का पक्का क्वेश्चन बनता है और हम कोई रिस्क नहीं ले सकते इसके अंदर जी. बाकी आप पहले 2 चैप्टर एक बार दोबारा से पढ़ लेना, जो क्वेश्चन बचे हैं वो भी पढ़ लेना. किसी में दिक्कत हो मुझसे पूछ लेना, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में डाल देना, अगले सेशन से पहले मैं रिप्लाई कर दूंगा जी. ठीक है जी. और कल का हमारा सेशन होगा परसों जी, वो भी आपका लाइव प्रीमियर ही चलेगा. उसके बाद के सारे सेशन जो होंगे वो लाइव हो जाएंगे जी. ठीक है, क्योंकि मैं सेशन मिस नहीं करना चाहता, टाइम बहुत कम बचा हुआ है. अब सिंपल सी बात है, अब जितना टाइम बचा ना उसमें पूरी जान लगा देनी हमने, बस ये बात ध्यान देना. ठीक है जी. उम्मीद करूंगा प्रैक्टिस करने से आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ होगा. अगर आपने पहले रिवीजन की है, नहीं की तो मैं कुछ कह नहीं सकता. आप मुझे गाली दे के जाओगे, डिसलाइक मार के जाओगे, कुछ भी करके जाओगे, वो आपकी मर्जी है. बट मेरा दिल जानता है मैंने अपना बेस्ट दी है जी समझाने के लिए. बाकी रिटर्न प्रैक्टिस के लिए उसका मैं सेशन लूंगा, आपको बता दूंगा आपने रिटर्न मतलब लिखना कैसे है जी. ठीक है, चलो जी, फिर बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम सेम जगह. ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर जी, बाय 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 बाय. क्वेश्चन बैंक टेलीग्राम चैनल पे है, जाके आप डाउनलोड कर सकते हो जी. ठीक है, बाय बाय जी, गॉड ब्लेस यू.